नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। इधर ध्यान दो सभी लोग, वैसे ये बातें मैंने कल पढ़ा रखी है आपको, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब साइलेंट नॉट ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आया था क्या? अब मैंने एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाली थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या था? एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? हाँ, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के एवरेज क्या होता था? 1/2। तो क्या लिख दिया था इसको? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्यों? ई नॉट बाई रूट 2 क्या होता है? ई आरएमएस। 2 को इधर लेके गए, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, तो 1/2 बी की वैल्यू लगाओ यहाँ पे, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, है ना। अब स्क्वायर कर दो। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आया? हाफ बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसका एवरेज निकाला था तो क्या था? 1/2, तो यहाँ पे लिख दिया 1/4। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/2 म्यू नॉट बी आर एम एस का स्क्वायर। अब ये दोनों ही क्या है? बराबर है क्या? 50% एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 50% एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप लोगों का जो है पेपर मैंने रेडी कर दिया, मैग्नेटिक अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिल गया था? टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो क्या आया था सर? सिंस ये दोनों ही बराबर हैं तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या था? टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी बराबर हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट या एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर या बी आर एम एस का स्क्वायर बाई म्यू नॉट। एक ही फॉर्मूला, ठीक है। यहां तक कल बातें कर ली थी और कल हमने फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह ट्राई किए थे। आज पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नेक्स्ट टॉपिक क्रॉस सेक्शन से, यूनिट क्रॉस सेक्शन से कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट टाइम कितना निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी, ठीक है। ओके, अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने देखा जल्दी लोग सोलर लाइट से वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है। जो पानी होता है छत पे ना, उसको गर्म करते हैं। क्या करता है वो? कई जगहों पे लगाते हैं, वो जो सरफेस होता है वो सोलर लाइट को कॉन्सेंट्रेट करता है एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे वो रॉड लगी होती है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है, फिर वो वाटर को गर्म करता है, ठीक है। उसने क्या किया? अब आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा ना, कॉन्वेक्स लेंस से लाइट को क्या करते थे? एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते तो कागज को कागज जल जाता है। ऐसे भी कागज को रखोगे तो क्या जलेगा? क्या धूप में ले जाकर तो नहीं जलेगा ना। अगर मैं लेंस का यूज करूं, लेंस क्या करता था? लाइट को एक जगह पे, अब जो बिल्कुल पॉइंट पे एरिया क्या होगा? बहुत छोटा होगा क्या? अभी जो लाइट था वो मान लो 1 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। जैसे ही लेंस लगाया वो लाइट क्या हुआ? 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा हो गया। जितनी लाइट 1 मीटर स्क्वायर एरिया से निकल रही थी, अब उतनी लाइट कहां से निकल रही है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया से निकल रही है। तो इंटेंसिटी वहां पे क्या हो गया? ये समझ पा रहे हो बात को? तो कागज क्या होता था? जलने लगता था, ठीक है। तो इंटेंसिटी का कुछ ऐसा ही मतलब है, यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव। जिस डायरेक्शन में वो वेव आ रही है उस डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है उससे कितना इंटेंसिटी या कितना लाइट पास होगी, इसी को हम क्या बोलते थे? पर यूनिट या पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, इंटेंसिटी बराबर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, यही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ, जिस डायरेक्शन प्रोपगेट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे वो
क्रॉस हो रहा है मतलब पास हो रही लाइट, और लाइट है तो लाइट के वेव के पास क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना लाइट, उसके पास क्या होगी, एनर्जी एज वेल एज मोमेंट। अभी आपको धूप में खड़ा कर दो, कुछ देर बाद आपका हाथ गर्म हो जाएगा, और जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो फोटॉन्स आपके स्किन पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स भी लगा रहे हैं। मोमेंटम है तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता था, फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, क्या वजह है, बोल बोल नहीं पा रहा है सर, टैनिंग हो रही किसी की? अरे कोई बात नहीं सर, ठंड में नहीं होगी है ना, अभी गर्मी आने तो फिर टैनिंग होगी। ठीक, ठंड में तो धूप अच्छी लग रही। इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, एनर्जी अपॉन में टाइम क्या होता था, पावर। एनर्जी अपॉन में टाइम क्या होता था, पावर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन में एरिया। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। एरिया की यूनिट, तो इंटेंसिटी की यूनिट, इसी को हम ये भी बोलते हैं एनर्जी फ्लक्स। कई बार इंटेंसिटी को फ्लक्स, आप देखो क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वाटर रिफ्लक्स, याद आ रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, वाटर रिफ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनर्जी फ्लक्स। एरिया से कौन पास हो रहा है, एनर्जी। इसको हमने क्या, कई बार इंटेंसिटी नाम देकर क्या लिख देता है, एनर्जी फ्लक्स। इसी को हम एनर्जी फ्लक्स भी बोलते हैं। और हम कैसे पहचानते हैं कि इंटेंसिटी दिया है, क्या दिया, यूनिट से पहचानेंगे। ठीक है, एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। और ये क्या होगा, पावर अपॉन में एरिया। दोनों ही फॉर्मूला है, दोनों ही अपने काम में आएंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया होगा। अभी तक हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या हमने एनर्जी निकाला था, एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, तो हमें एनर्जी डेंसिटी कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अच्छा पहले ये बताओ यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, और जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। क्योंकि वॉट की यूनिट क्या होती है, जूल, वॉट क्या है, जूल पर सेकेंड ही तो है, एनर्जी की यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकेंड, एरिया की यूनिट। ठीक है, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो समझ में आया मैंने इसको एनर्जी फ्लक्स नाम क्यों दिया, क्योंकि एक क्रॉस सेक्शन से क्या पास हो रहा है, एनर्जी पास हो रही है। ठीक है, वेव के पास क्या होती है, एनर्जी। एक क्रॉस सेक्शन आप सिलेक्ट कर लो, यहां से वेव जा रही है, इस क्रॉस सेक्शन का कुछ एरिया होगा। ठीक है, हमने बोल दिया भाई ये क्या है, एनर्जी फ्लक्स नहीं बोलते हैं इंटेंसिटी को। ठीक है, तो आप, तो सोलर लाइट से पानी को गर्म करने के लिए, जैसे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है, या लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचाना है, तो सोलर से गर्म करते हैं। ठीक है, छोटे से क्रॉस सेक्शन में जितनी लाइट आ रही है उसको हमने फोकस कर दिया, तो वहां पे इंटेंसिटी देखो, एरिया कम करोगे, एरिया कम हो गया था ना, उस मिरर ने क्या किया, सारी लाइट को एक छोटे से एरिया में, एरिया कम हो गया तो इंटेंसिटी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना हो, है ना, बाई मिस्टेक हो गया। खैर, ये समझ में आया। अब देखो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में हमें रिलेशन निकालना है, क्योंकि अपने पास एनर्जी तो नहीं है, एनर्जी डेंसिटी। आ जाओ देखते हैं इसको, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू टाइम। अगर मैं ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर तो कोई दिक्कत क्या, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, सर कोई दिक्कत नहीं है, लो सर काट दिया, फिर से भैया, अरे भाई काट दोगे, आगे बात कैसे बनेगी, हमें आगे चलना है ना, एनर्जी इनटू लेंथ। ठीक है, लेंथ से ऊपर नीचे क्या क्या आपने मल्टीप्लाई किया, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ,
अच्छा, एनर्जी इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम होता है क्या, ठीक है। तो इंटेंसिटी बराबर एनर्जी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू वॉल्यूम, लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू टाइम। और एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, आपको पता है ना, सिंस यहां पे लिख देता हूं, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, भाई आपको पढ़ा है एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी डेंसिटी इंटू लेंथ अपॉन में टाइम, एनर्जी डेंसिटी इंटू लेंथ अपॉन में टाइम। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी जो भी हमने डिराइव किया है वो फ्री स्पेस के लिए है, ठीक है। तो जो एनर्जी डेंसिटी की जगह पे क्या लिखो, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इक्वल टू इंटेंसिटी, इसके आगे लिखो क्यों, इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम क्या है, जल्दी से बताओ, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इनटू लेंथ। अच्छा, लेंथ अपॉन में टाइम क्या होता था, स्पीड, स्पीड होगा क्या, यहां पे स्पीड कौन सी होगी, लाइट की स्पीड लेंथ, क्यों, फ्री स्पेस में बातें हो रही, फ्री स्पेस में बातें हो रही, तो यहाँ पे लेंथ अपॉन में टाइम हो गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम में है तो आई बराबर क्या लिखा, अच्छा एनर्जी डेंसिटी क्या पढ़ा था आपने, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, ये लिखूंगा क्या, ये आएगा आपका इंटेंसिटी। अगर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी, ये लिख दिया, ठीक है। और आरएमएस के फॉर्म में लिखूंगा तो एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस, ठीक है। यही है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी, इन द फॉर्म ऑफ क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो यहाँ पे अच्छे से लिखो, इंटेंसिटी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, ये आया क्या, अच्छा इसी को तो ऐसे लिख सकता हूं ना, और ई बराबर एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर इनटू सी, ये क्या है, इंटेंसिटी है, कौन से फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वहीं पे मैं बात करता मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में तो क्या लिखते हैं, हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये लिखते क्या, और बी आर एम एस का स्क्वायर या इंटेंसिटी इक्वल टू बी आर एम एस का स्क्वायर बाई म्यू नॉट। एक क्वेश्चन है, एक बल्ब लिया, बल्ब एक पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है, बल्ब कैसा काम कर रहा है, पॉइंट सोर्स की तरह, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, एक बल्ब लिया, इस बल्ब का जो पावर है पी है, इसका पावर दिया है पी वॉट, ये बल्ब जो है पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स। अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब को जला देता हूँ, ठीक है, जहां पे ये लगा यहाँ पे एक ऐसे बल्ब को लगा वो जला देता, तो लाइट सभी डायरेक्शन फैलेगी,
इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर है ना? सभी डायरेक्शन में। तो जो लाइट का वेव फ्रंट आ रहा है, तो जो पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकले वो क्या स्फेरिकल रीजन में फैल रही है क्या? इमेजिन करो, अगर मैं चाहता हूँ कि लाइट ना दिखे मेरे को, आप उसको पूरा फुल्ली कवर करने जाओगे तो सिमेट्रिकल रीजन कौन सा होगा? स्फेरिकल या क्यूबिकल है, क्यूब लगाओगे। तो हम यहाँ पे अभी मान रहे सर स्फेरिकल रीजन, ठीक है अभी के लिए, क्योंकि लाइट सभी डायरेक्शन में निकलेगी, सभी डायरेक्शन निकल रही सर। ओके, अगर मैं इसको बनाऊं, इसका जो वेव फ्रंट आया वो किस फॉर्म में दिखेगा? स्फीयर के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। यहाँ से भी लाइट निकल रही। चलो, अब यहाँ से जो लाइट निकल रही है किसके फॉर्म में निकल रही है? स्फीयर के फॉर्म में। ऐसा नहीं कि सर प्लेन में है, बाहर भी निकल रही है ना। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे जला तो सिर्फ यही पे ऐसे चल, पूरे सभी जगह पे चल रही। तो रीजन आपको कैसा दिखेगा? ये स्फेरिकल रीजन दिखेगा। ओके, अब ये स्फेरिकल रीजन दिखेगा कुछ इस तरीके से। ओके, जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा वेव फ्रंट स्फेरिकल क्यों है। जो लाइट निकल रही है उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ओके, मैं पढ़ाऊंगा वेव ऑप्टिक्स में आपको। स्फेरिकल है सर, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, मैंने बोल दिया भाई पॉइंट पी, ये मान लो क्या है पॉइंट पी, मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। क्या बताओ? पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। स्फीयर का एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया 4πr²। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³। हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 3πr²। ठीक है, ऐसे कट करो, हेमी का मतलब हाफ स्फीयर, उसको कट किया, 1πr² ऐसे दिखेगा, और एक आधा किया 2πr²। 2πr² प्लस πr² क्या हो जाएगा? 3πr²। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम आधा हो जाएगा, मेटेरियल आधा हो गया ना। अब पॉइंट पी पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, तो कैसे निकालोगे? पावर दिया है बल्ब का पी वॉट, और ये जो पॉइंट पी है मान लो आर डिस्टेंस की दूरी पे है, स्फीयर के फॉर्म में है ना, मान लो ये आर डिस्टेंस की क्या है? दूरी पे है। चलो बताओ, तो आपको पता है इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? पावर अपॉन में एरिया। पावर पी दिया है, एरिया 4πr² है, और इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर पावर क्या है? पी दिया है, एरिया क्या होगा स्फेरिकल रीजन का? 4πr²। ठीक है, अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है क्या? तो इस सबको नीचे लेके आना पड़ेगा, 2 को ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा? ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। ये 1/4π लिखा हुआ क्या? तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2kp/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्क्वायर रूट ले लो, √2kp/r²। हाँ, सी तो गायब कर दिया, बार बार सी भूल जा रहे हैं। अभी सही है क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर क्या था? एनर्जी डेंसिटी, सी से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? इंटेंसिटी। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता तो ई नॉट अपॉन में बी नॉट इक्वल टू सी, ये आपको पढ़ा है ना। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? ई नॉट अपॉन में बी नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर किसी मीडियम होता तो क्या लिखते? यहाँ पे वी लिखते। स्पीड ऑफ लाइट, अभी ये फ्री स्पेस से बातें हो रही, ठीक है। मीडियम होता तो वी लगा देते यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या आएगा जल्दी से बताओ? ई नॉट अपॉन में सी, और ई नॉट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, तो क्या लिखोगे?
2 kp अपॉन में सी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, स्क्वायर रूट के अंदर जाके क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू सी क्या हो जाएगा सी क्यूब। समझ आएगा? चलो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है टाइम के साथ में तो क्या इंड्यूस करता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा समझाया था मैंने लूप में, है ना। करंट किस सेंस में आया था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आया था क्या, ये सब बताया था मैंने। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंड्यूस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी है टाइम के साथ में तो क्या वेरिएबल है, चार्ज। चार्ज वेरिएबल है तो क्या वेरिएबल है, करंट। करंट वेरिएबल है तो क्या वेरिएबल होगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है क्या। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। उसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे फ्रेंच के, उनका नाम था डी ब्रोगली। सुना है? आप लोगों ने 12th का एग्जाम दिया होगा है ना, उससे सब आया हो। अरे स्कूल में यार, ये कॉलेज में अभी टेस्ट वगैरह नहीं देते, यूनिट टेस्ट बीच बीच में आप लोग जाते थे। हाँ? जुगाड़ है क्या उधर भी? देखो क्या करें आप, मजबूरी है, जुगाड़ करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। खैर लिखो यहाँ पे पहले। अच्छा, डी ब्रॉगली के ऊपर बातें कर रहा था, तो डी ब्रॉगली ने बोला यार जब ये वेव है दो नेचर शो कर रहा है ना, ये जो लाइट है क्या शो कर रहा है, दोनों नेचर, वेव नेचर और, तो पार्टिकल जो है अगर पार्टिकल को भी मैं ट्रेवल कराऊं तो वो भी क्या शो करेगा, अगर वेव पार्टिकल नेचर शो कर सकता है तो पार्टिकल भी वेव नेचर शो करेगा। भाई नेचर में सब कुछ सिमेट्रिक है, नेचर बहुत बढ़िया बना है। ओके, सब कुछ बैलेंस करके चलता है। अगर वेव पार्टिकल नेचर शो कर सकता है तो उन्होंने दिमाग लगाया, ऐसे बैठे थे यार वेव जो है पार्टिकल नेचर शो करता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पार्टिकल भी वेव नेचर शो करे। तो उन्होंने ऐसे हाइपोथेसिस दिया कि पार्टिकल भी, जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सब क्या है, पार्टिकल है। अगर इनको मैं बहुत ही तेजी से मूव करा दूं स्पीड ऑफ लाइट की अप्रॉक्स, तो क्या शो करेंगे, वेव नेचर शो करेंगे। तो कुछ लोग थे उन्होंने अपोज किया नहीं ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये भी तो पार्ट। तो फिर ये इस पे डिबेट चलती रही यार ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत। तो फिर दो इंजीनियर आए, डेविसन और जर्मर, जो कि आपके सिलेबस से हट गए। ठीक है, फिर भी मैं बातें करूंगा इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, डेविसन और जर्मन आए, उन्होंने प्रूव किया ये जो डी ब्रॉगली ने बोला है ये सही है। ठीक है, तो फिर डी ब्रॉगली को क्या मिला, नोबेल प्राइज। ठीक है, साइंस का नोबेल प्राइज मिला, फिजिक्स। तो जब तक चीजें प्रूफ नहीं हो जाती तब तक मानने वाला नहीं। जैसे रामानुजन थे, रामानुजन जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए तो 2 बुक लेके गए थे अपने साथ, और सारे फॉर्मूले सही थे उनके। उनके ऊपर मूवी बनी, आप लोग देखना, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, देखो आप, है ना, काफी इंस्पायरिंग। और जो लोग थोड़ा है ना बार बार निराश हो जाते हैं ना, उनके लिए भी एक मूवी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, टाइम वेरिंग, चलो टाइम वेरिंग, बताओ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस, इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही साथ में आ गए। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसा मत बोलना सर हम जा रहे हैं बॉक्सर बनने, बस सर बहुत हो गया, अब मारपीट होगी सर, अब जो भड़ास अंदर के उसको निकालेंगे मार मार के। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या इंड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस, क्योंकि करंट चेंज होगा ना। टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस, बातें नहीं, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। चल
तो डेविसन जर्मन ने प्रूव किया था कि भाई मैटर को भी अगर मैं काफी तेजी से मूव कराऊं तो वो भी क्या करेगा, वेव नेचर शो करेगी, ठीक है। उन्होंने प्रूफ कर दिया, तो डी ब्रॉगली को क्या मिला उसके लिए, नोबेल प्राइज मिला। देखो अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं 100 वाट का बल्ब है, वो 10% एफिशिएंट है, वहां पे पावर क्या लोगे, 10% ऑफ द 100 वाट, क्या होगा, 10% ऑफ द 100 वाट। अगर मान लो 100 वाट का बल्ब है, वो 10% इफिशिएंट है, तो उसने पावर प्रोड्यूस कितना किया, 10, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था, पावर कितना दे रहा है, पूरा पी दिया है, पी दिया हुआ है, बल्ब हमने पी वाट का लिया, इसने कितना ये बोला सर 10, 100 वाट का बल्ब है लेकिन 10% इफिशिएंट है, मतलब 10 वाट एनर्जी बाहर निकालेगा क्या, 10 वाट की एनर्जी को यहाँ पावर बाहर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिख लो 100 वाट ऑफ बल्ब, 100 वाट ऑफ बल्ब जिसकी इफिशियंसी क्या दी है आपको, 10%, इफिशियंसी क्या है आपको, 10%। अच्छा ये 10% जो इफिशियंसी है, इसका मतलब, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो भाई 100 वाट का बल्ब है, इसको आउटपुट आउटपुट इतना मिला, मतलब जो बाहर एनर्जी मिल रही है उसको हमें 10% मिले, 100 रुपए थे तो 10 रुपए मिले, अब पावर की जगह क्या लगाओगे, 10, ठीक है। चलो अब जो पावर आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक, पावर इक्वल टू 10%, किसका 10%, 10% ऑफ 100, 100 का 10%, 10/100, तो क्या आ जाएगा, ये 10 वाट ही तो आया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑन है, चल भाई चेक करना, लो। चलो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, क्लास का टाइम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाने चल रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब सोचो मैंने जेई की तैयारी की थी, मेरे टीचर ने मुझे नहीं पढ़ाया डिस्प्लेसमेंट करंट, मेरे बोला रहे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, फिर जल्दी से देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक चैप्टर है, उनका क्या होता है, कोर्स कैसे भी एनी हाउ उनको बस दिखा दो कोर्स कंप्लीट हो गया, अपना काम करो। अब उस समय जब बच्चा पहली बार पढ़ा, जैसे आप पढ़ रहे हो पहली बार, अभी मैंने एडी करंट नहीं पढ़ा आपको, नाम नहीं लेता तो बोलते भी नहीं आप, ठीक है, एडी करंट 10 मिनट का टॉपिक है, ये कंप्लीट होने के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो टीचर जो कंटेंट देगा बच्चा मानेगा यही पूरा है। तो जब मैं प्लेट से पैरामैग्नेटिक मटेरियल को फेंक रहा था तो क्या हो रहा था, तो रुक जा रहा था ना, देखो आईफोन लगाया था उसने से फेंका, वो रुक गया था ना, तो जो प्लेट नीचे एल्युमिनियम का लगा था वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एडी करंट, एडी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, लोकल मैग्नेटिक फील्ड बनाया, उसी ने अप्रोच किया था, ठीक। अभी वो मैं आपको इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद बताऊंगा, मेरे को रिमाइंड करा देना। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इसी को लोग बोल देते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। आप अगर चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। अब सभी लोग इधर ध्यान देंगे, आपको याद है मैं कैपेसिटर लाया था, वहां पे लगाया, फिर वो ऐसे चार्ज किया, फिर वो याद है, ठीक, नहीं याद है, आए नहीं थे ना, नहीं आए थे ना, इसलिए याद नहीं आया तो क्लास में। चलो इधर कर, मैंने क्या बोला था, जब भी कैपेसिटर का नाम आए दो कंडक्टर के बारे में सोचना, कंडक्टर के बारे में सोचना, ठीक है। कैपेसिटर बनाने के लिए मुझे दो कंडक्टिंग प्लेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे ही मैं ये स्विच को क्लोज करूंगा,
सभी लोग ध्यान से सुनना है अगले 5 मिनट, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट करंट गायब हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर जाएगा वो आपके दिमाग से। ये स्विच है, स्विच को मैंने क्लोज किया, क्या किया, क्लोज। जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा करंट किधर किधर फ्लो, ऐसे फ्लो, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो, ठीक। जितना करंट इसमें जा रहा है उतना ही करंट बाहर की तरफ आएगा। अभी यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं किया हो, ठीक है, एयर है, जितना करंट इधर गया पूरा करंट बाहर की तरफ आएगा, ठीक। तो विद इन मिली सेकेंड्स, कुछ ही सेकंड, जैसे ही आपको आप क्या करोगे, स्विच को क्लोज करोगे, ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज, क्या हो जाएगा। और ये कुछ ही समय में होता है, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया। ये फुल्ली चार्ज कब होगा, जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट का, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, ये फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है उतना पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है। अगर मैं बोलूं भाई ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, फुल्ली चार्ज का मतलब ये हो ना, जितना इसका पोटेंशियल, कोई भी बॉडी से चार्ज कब तक ट्रांसफर होता था, जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। इसने चार्ज देना शुरू किया होगा, एक कंडीशन ऐसा होगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है और यहाँ पे जो पोटेंशियल वो बराबर हो गया होगा। क्या, जब पोटेंशियल बराबर हो गया तो चार्ज अब फुल्ली चार्ज हो गया ना, अब चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ। ये सब जो बातें हुई ये विद इन मिली सेकेंड्स में हुई, ठीक है। आरसी सर्किट में देखो, चार्ज होने में जो टाइम लगेगा, भाई माइक्रोफैरड होता है, टाइम होता है R इंटू सी, जो चार्ज होने में टाइम लगता है R इंटू सी, ठीक है, ओके। तो रेजिस्टेंस मान लो 100 ओम दिया है, कैपेसिटेंस किसमें दिया होता था, माइक्रोफैरड्स में। 100 इंटू मान लो 1 माइक्रोफैरड, तो क्या आया, कितना आया, 10⁻⁻⁴, या 100 माइक्रोसेकेंड, या 0.1 मिली सेकेंड, क्या आया 0.1। विद इन मिली सेकेंड से क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज। अब उसी विद इन मिली सेकेंड में क्या हुआ वो हम देखने चलते, उस मिली सेकेंड का टाइम इसे स्लो में देखेंगे ना, स्लो मोशन में देखने चलते ये मिली सेकेंड में हुआ क्या क्या। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीडियम तो करंट यहाँ कैसे ट्रांसफर हो गया, चार्ज इंड्यूस हुआ था वहां, तो हमने बता दिया चार्ज के इंडक्शन के, लेकिन हो क्या रहा एक्चुअल में। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वहां पे जो करंट है उस करंट का नाम है कंडक्शन करंट। क्या है, क्योंकि हमारे पास क्या था, वायर था। ये कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट। ये कौन सा करंट है, कंडक्शन। जितना अभी तक पढ़ा हमने वो करंट कौन से थे, क्योंकि हमने वायर में तो फ्लो कराए थे, मीडियम थी। भाई याद करो, अगर मैंने रॉड को एक, देखो मान लो मेटालिक रॉड लिया, ठीक है, एक तरफ टेम्परेचर हाई है एक तरफ टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर हाई टू लोअर फ्लो करेगा, कुछ समय बाद जहां पे आपने रॉड को पकड़ा हुआ गर्म हो जाएगा, क्या वहां पे हीट आ रहा है, तो क्या कंडक्शन हो गया हीट का। तो वही अभी तक जो हमने करंट पढ़ा वो कौन सा करंट था, कंडक्शन करंट, ठीक है। अब हमने बोला पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी, पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे तो करंट इसमें जा रहा है, कौन सा करंट जा रहा है, कंडक्शन करंट। स्विच को जैसे ही क्लोज किया कंडक्शन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। यहां बीच में क्या हुआ ये हमें पता करना है, इसके प्लस चार्ज आता था, इस पे माइनस चार्ज। अब जहां पे करंट है वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या, हमने एक एम्पीरियन लूप लिया, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पीरियन लूप लिया, ठीक है, एम्पीरियन लूप लिया। यहाँ पे ये क्या है, एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। तो यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट इनटू सिग्मा आई, समेशन ऑफ करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमने लिया, यहां पे हमने एम्पीरियन लूप लिया, इसमें ये क्या है, एम्पीरियन लूप, ये भी एम्पीरियन लूप है, ठीक है। चलो, तो यहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, करंट तो कंडक्शन वाला नहीं है ना, लेकिन साइंटिस्ट ने देखा यहां भी अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। मैग्नेटिक निडल को यहाँ पे लेके गए तो वो क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो बहुत ही आर्गुमेंट हुआ है, जब यहाँ करंट ही नहीं है तो कैसे आप मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल, उन्होंने उस करंट का नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है।
उन्होंने उस करंट को बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कुछ बातें पहले लिखनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। क्योंकि भाई जब यहाँ पे एम्पीरियल लूप लगाओगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल क्या था म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया अकॉर्डिंग टू एम्पीरियल लूप क्या आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू एम्पीरियल लूप क्या आना चाहिए? म्यू नॉट सिग्मा आई आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जब आई नहीं था तो एम्पीरियल लूप का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, उन्होंने सरेंडर कर दिया भाई, यहाँ तो करंट ही नहीं। तो एम्पियर जो लॉ था वो यहाँ पे फेल हो गया। एम्पियर लॉ क्या बोल रहा था? अगर करंट जा रहा है और आपने क्लोज लूप लिया है तो अपने को उस क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना एसोसिएटेड हमें बता पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखा भाई जब कोई करंट ही नहीं है, हाँ कौन सी करंट नहीं थी? कंडक्शन करंट नहीं थी। अभी यहाँ पे जब चार्ज फ्लो है इसलिए क्या होता था? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था, ये निगेटिवली चार्ज। अच्छा चार्ज हो रहा है ना तो धीरे 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 चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, एक टाइम ऐसा आएगा जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और वो टाइम वही टाइम क्या है? मिली सेकेंड वाला। उसी टाइम को हमने क्या बोला? वो कुछ समय क्या बोला? मिली सेकेंड। भाई यहाँ से करंट ये मिली सेकेंड से बातें हो रही जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे एम्पियर लूप दिया और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दिखा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं था, लेकिन एम्पियर लॉ के हिसाब से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आना चाहिए? जीरो। एम्पियर लॉ यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। इस जगह पे एम्पियर्स लॉ फेल हो गया, ठीक है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ फेल हो गया, यहां पे काम ही नहीं किया। उनके हिसाब से तो सर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। तो मैक्सवेल ने क्या बोला? भाई साहब यहाँ पे एक करंट है और उस करंट का नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अब आप लोगों ने सोचा होगा सर ये डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा कैसे हुआ? इसका जन्म यहाँ पे कैसे हुआ? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बताओ जब मैंने यहां से चार्ज करंट को फ्लो कराया तो ये कैपेसिटर के प्लेट धीरे 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 चार्ज हो रहे थे क्या? जब चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस क्यू इधर होगा क्या और इधर माइनस क्यू, और ये वेरिएबल है, ये प्लस क्यू मान लो ये माइनस क्यू मान लो, और ये क्या है? वेरिएबल। अब ये चार्ज हो रहे हैं, मिली सेकेंड के अंदर की बातें, स्लो में चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा फील्ड की इंटेंसिटी किधर से किधर बढ़ेगी? हाँ प्लस से माइनस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? यही सेम कॉन्सेप्ट वहां पे बताया था कैपेसिटर में। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये धीरे 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 ये चार्ज बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हुई थी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना। क्यों? चार्ज कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी इसका बराबर होना है, जीरो होना ना। जितना इसका पोटेंशियल उतना इसका पोटेंशियल होगा, तभी ये चार्ज फ्लो होना बंद होगा। तो धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर डेल्टा वी इंटू डी क्या होता था? डी है ना, ई बराबर डीवी बाई डी आर, ये पढ़ते थे। तो डीवी बराबर ए इंटू आर, ऐसा पढ़ते थे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल वेरिएबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगा ना। चल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल अभी लिखा है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। दोनों आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी मैंने बताया। तो जो यहाँ पे अब समझ आया मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब कहानी समझ में आई कैसे प्रोड्यूस हो? हाँ चल, ये सारी बातें कब हुई? मिली सेकेंड्स में हो रही है, ठीक है। मिली सेकेंड्स में हो रही है। देखो चार्ज क्या होता है? चार्ज वेरिएबल है तो क्या वेरिएबल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, तभी तो मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ोगे, अगर मैं पॉइंट पी पे बातें करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, या कहीं भी किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पढ़ते थे, प्लेट के जस्ट बाहर सिग्मा अपॉन में, यहाँ पे बताओ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता था, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो पढ़ोगे। ये वेरिएबल तो ये भी वेरिएबल। अच्छा, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। यहां पे जो करंट फ्लो रही, कंडक्शन करंट फ्लो रही, इसके बीच में जो करंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट, ये मान लो स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या लिखोगे, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। सर ये जो लूप लिया है इसका एरिया वेक्टर और फील्ड का एरिया वेक्टर क्या पैरेलल है, तो मैं क्या लिख दूं, सीधा ई ए लिख दूं क्या, बराबर ई ए। यहां पे फ्लक्स क्या लिखूंगा, ई इंटू ए। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, पुट करो यहाँ पे क्यू अपॉन में स्टेप नंबर 3। चलो ये तो अपना फ्लक्स आ गया, चलो कोई बात, स्टेप नंबर 3 फ्लक्स बराबर क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ए से ए, तो फ्लक्स क्या आया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। भाई जब ये चार्ज वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो फ्लक्स बदल रहा होगा, दोनों वेरिएबल है क्या यहाँ पे। अगर मैं दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं, टाइम से डिफरेंशिएट। देखो बुक्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, वो नहीं समझ में आता, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डी फाइव बाई डी टी बराबर 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखोगे, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। ये डी क्यू बाई डी टी क्या है, कंडक्शन करंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, कंडक्शन करंट, ठीक है, चार्ज फ्लो रहा ना, तो कंडक्शन करंट। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डी फाइव बाई डी टी बराबर कंडक्शन करंट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जब कंडक्शन करंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाइव बाई डी टी, ये आ गया आपका कंडक्शन करंट। क्योंकि चार्ज वेरिएबल है, लिख लेना है इसमें ना, चार्ज वेरिएबल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था तो फ्लक्स भी वेरिएबल है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो अपने को क्या मिल गया, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट कौन सी करंट होती थी, जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, वायर, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अपने को, तो ई नॉट या एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी, ये क्या आ गया, कंडक्शन करंट। अच्छा एक बात बताओ, ये कंडक्शन करंट इधर है, सेम करंट इधर था, बीच में क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट। सर जितना करंट इधर आया उतना ही करंट इधर मिल रहा है, मतलब बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट था क्या उसके बराबर होगा क्या, तभी तो बराबर मिलेगा, ये तभी तो बराबर मिलेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, कंडक्शन करंट इक्वल टू, समझ में आया बात, भाई जितना करंट इधर गया उतना इधर आया, तो बीच में जो करंट जनरेट होगा क्या वो भी डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होगा क्या, ठीक है। तो क्या लिखोगे, पॉइंट लगा के लिख लेना, आईसी बराबर आईडी, आईडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, आईसी बराबर आईडी, कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आईडी क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट, आईसी क्या है यहाँ पे, कंडक्शन करंट, लिख लो आप लोग, कंडक्शन करंट। आईडी क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये समझ में आया, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। भाई अगर कैपेसिटर को मैं एक ब्लैक बॉक्स से ढक देता हूं, जितना करंट इधर आ रहा है उतना ही करंट, तो बीच में क्या हो रहा था सर, ये ब्लैक बॉक्स को हटाओ, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो बराबर होगा क्या, भाई बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जितना करंट इधर है उतना ही करंट इधर गया, तो बीच में क्या हुआ, बीच में जो करंट जनरेट हुई जिसका हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या हो,
इसके बराबर होगा, तभी तो ये बराबर बराबर लिखा है मैंने, ठीक है। चलो लिख लो यहाँ बना दो। ये कैपेसिटर है, इसका नाम ही दे दो ब्लैक बॉक्स। जितनी करंट इधर जा रही है उतनी ही करंट इधर भी आ रही है क्या, और बीच में जो करंट है उसका नाम हमने क्या लिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो भाई जितना आया उतना ही इधर भी है, तो फ्रॉम कंटिन्यूटी ये भी तो बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कंटिन्यूटी प्रिंसिपल से बोल सकते हो ना, पढ़ा था आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो फ्रॉम कंटिन्यूटी ये भी बोल सकते हो, फ्रॉम कंटिन्यूटी। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कहीं भी लग जाती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू आई कंडक्शन करंट फ्रॉम कंटिन्यूटी। नेट हाँ, क्योंकि एक प्लेट के लिए क्या लिखते थे, सिग्मा अपॉन में, और पूरा यहां निकाल रहे हैं ना, यहां पे तो dq बाई dt से यहां पे क्या मिल गया आपको, कंडक्शन। कंडक्शन करंट किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे dv लिख सकते हो, dq बाई dt क्या लिख सकते हो, dv लिख सकते हो। तो क्या मैं इस रिलेशन को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, IC बराबर ID बराबर एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ पे dv लिख सकता हूँ क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। IC बराबर ID। कई बार क्या होता है आपको कैपेसिटेंस के फॉर्म में निकालना पड़ता है कंडक्शन करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आ जाओ वो भी देख लेते हैं। Q बराबर क्या लिखते हो, another way to find displacement current, another way to find displacement current, है ना। Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। सर चार्ज वेरिएबल है तो पोटेंशियल भी वेरिएबल, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो क्या था, dq बाई dt बराबर C dv बाई dt, ओके। और यही dq बाई dt क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू C dv बाई dt, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है। तो समझ में आया, हमने इसको आईडी क्यों किया, क्योंकि कंडक्शन करंट बराबर था। भाई पहले तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया था ना, पहले ऐसे ही लिखा था, अब आईडी बराबर आईसी हमने लिखा फ्रॉम द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। तो आईसी बराबर आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। एन अदर वे ये भी है, ये क्या है, आईडी आईसी निकाला लेकिन आईडी के बराबर है ना, तो डायरेक्ट हमने डिस्प्लेसमेंट करंट लिख दिया सी डीवी बाई डी टी। बताओ अभी इससे कांस्टेंट में कोई दिक्कत आई आपको, कैसे जनरेट हुआ, क्योंकि सर चार्ज वेरी करा रहे थे तो फील्ड भी वेरी हो रही थी, फील्ड वेरी हो रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड आया तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड नीडल रखा था वो भी डिफ्लेक्ट होने लगा। अब यहाँ पे हमने एक लूप सिलेक्ट किया जिसमें जितना ये प्लेट का एरिया उतना एरिया सिलेक्ट किया ताकि पूरी की पूरी फील्ड लाइन उस लूप से क्रॉस कर जाए, ये एम्पीरियंस लूप है, ठीक है। अब यहाँ से हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया तो अपने को क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट करंट या कंडक्शन करंट। कई बार क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने में दिक्कत होती है, तो हम क्या निकाल लेंगे, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट हमारे लिए निकालना आसान होता है, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें कितने टाइम में हुई, मिली सेकेंड्स में। कुछ समय के बाद ये कैपेसिटर का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तो ये फुल्ली चार्ज हो गया क्या, जब फुल्ली चार्ज हो गया तो चार्ज कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो क्या डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो जैसे ही ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा इस सर्किट में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स लिखवाना है, पहले इसको नोट डाउन करो, हो गया ये।
ये समझ में आया क्यों हुआ? चार्ज वेरिएबल था तो वोल्टेज वेरिएबल था, तो हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया अपने को? करंट। देखो, आफ्टर सम टाइम कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो कोई फ्लक्स में चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज then no current will flow in the circuit। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो, ठीक है। अच्छा, एक टर्म ये मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, फ्लक्स। ये कौन सा फ्लक्स था? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा तो फ्लक्स आया था ना। यहाँ पे सफिक्स में ई लिख लो। जो डिस्प्लेसमेंट करंट आया है वो क्या था? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ पाई ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये। वहां पे लगा लो आप लोग, बस सफिक्स में ई लिखना है, ठीक।